हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। और पीछे अपन ने मेडिको लीगल केस वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। उसके अंदर पूरी अपन ने डिटेलिंग में बात करी थी। और आज अपना टॉपिक है वाइटल साइंस। वाइटल साइंस टॉपिक बहुत बड़ा है, 20 नंबर में पूछा जाता है या फिर कई बार 5-5 नंबर में या 10 नंबर में अलग अलग टॉपिक पूछ लेता है। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, बीपी है, टेम्परेचर है, हार्ट रेट है, पल्स है, ये सब चीज़ें हैं। तो इसको अलग अलग में पूछ सकता है और डायरेक्ट 20 में भी पूछ सकता है। तो अपन क्या करेंगे, सबको पढ़ेंगे लेकिन अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। तो वाइटल साइन की 2-3 क्लासें हो सकती हैं, आप ले लेना। नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको व्हाट्सएप से मिलेंगे। पूरा आप सिलेबस के नोट्स ले सकते हैं डीआरटी सेकेंड ईयर के, या फिर अलग अलग बुक की भी ले सकते हैं जो आपको ठीक लगे। व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं लेके आ जाता हूँ मार्किंग का अपनी। चलो तो देखो, वाइटल साइन सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बेसिक है। वाइटल साइन बॉडी के स्टेटस को इंडिकेट करते हैं, मतलब बॉडी का स्टेटस कैसा है ना। व्हाट्सएप स्टेटस वाला बात नहीं कर रहा यहाँ पे, बॉडी का स्टेटस। व्हाट्सएप स्टेटस में भी वही होता है कि भाई आपकी क्या हिम्मत औकात है एक टाइप से, लेकिन अपन लगाते कुछ हो रहे हैं स्टेटस पे। चलो उसकी बात छोड़ते हैं। मतलब वाइटल साइन बॉडी के स्टेटस को इंडिकेट करते हैं, मतलब बॉडी का क्या हाल चाल है भाई, बॉडी ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही, कहीं से इशू तो नहीं आ रहा कहीं पर, है ना, किसी चीज़ में। किसी पर्सन की जनरल हेल्थ एंड पॉसिबल डिजीज़ को वाइटल साइन से इवेलुएट किया जा सकता है। भाई उसकी जनरल हेल्थ देखेंगे अपन कैसी है ना, और पॉसिबल डिजीज़ जो हो सकता है उस डिजीज़ को अपन वाइटल साइन के थ्रू चेक कर सकते हैं, मतलब उसे पता लगा सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। 4 मेन वाइटल साइन जो रूटीनली मॉनिटर किया जाते हैं। भाई 4 मेन वाइटल साइन होते हैं जो अक्सर रूटीन में अपन को मेज़र करने होते हैं। सबसे पहले होता है बॉडी टेम्परेचर। ये अपना रुक क्यों नहीं रहा भाई आज। सबसे पहले होता है बॉडी टेम्परेचर, फिर आता है पल्स रेट, उसके बाद में रेस्पिरेशन रेट, श्वसन दर वाली जो होती है, और ब्लड प्रेशर होता है। तो बॉडी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड वाला या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट वाला होता है। पल्स रेट यानी हार्ट रेट की बात कर रहा है। रेस्पिरेशन रेट यानी कि जो अपनी सांस लेने की, कितने सांस ले रहे हैं 1 मिनट में, कितने छोड़ रहे हैं, वो रेस्पिरेशन रेट है। ब्लड प्रेशर बीपी कितना है, 120/80 mmHg जो नॉर्मल अपना होता है ना, वो। तो ये 4 चीज़ें अपन टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो ये 10-10 में भी पूछे जा सकते हैं और पूरा 20 में भी पूछे जा सकता है, ठीक है। वाइटल साइन पेशेंट के अनुसार वेरी कर सकते हैं भाई, पेशेंट के हिसाब से वेरी कर सकते हैं, अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग होते हैं। लाइक एज के आधार पर, सेक्स के आधार पर, वेट, एक्सरसाइज के आधार पर, मेडिकेशन के आधार पर जो पेशेंट ले रहा है। तो वाइटल साइन पेशेंट की एज क्या है ना, पेशेंट का सेक्स क्या है, फीमेल है मेल है, और वेट कितना, बॉडी वेट पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहा है कम कर रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। मेडिकेशन जो दवाई ले रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो इन सब के ऊपर वाइटल साइन अपने डिपेंड करते हैं। वाइटल साइन फर्स्ट इंडिकेशन देंगे वो पर्सन की जिसमें उसके साथ कोई अगर गड़बड़ हो रही है, समथिंग में रॉन्ग, स्पेशली उस कंडीशन में जो वो कम्युनिकेट करने में नेबल है। तो भाई वाइटल साइन है वो पहला साइन अपने को देते हैं किसी पेशेंट के बारे में, किसी इंसान के बारे में, कि इस इंसान के साथ में कुछ गलत है, मतलब इसकी बॉडी के साथ कुछ गलत हो रहा है, समथिंग मे बी रॉन्ग। स्पेशली किस कंडीशन में, जब वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, जो वो बात नहीं कर पा रहा, बता नहीं पा रहा, उस कंडीशन के अंदर ये वाइटल साइन काम करते हैं। वाइटल साइन को फर्स्ट 24 आवर्स में पर 4 आवर पर मॉनिटर किया जाता है, देन एवरी 6 आवर, जब तक कि एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। तो वाइटल साइन को पहले अपन 24 घंटे में, हर 4 घंटे में एक बार चेक करेंगे। यानी पहले दिन अपन कैसे करेंगे, पहले दिन में अपन प्रत्येक 4 घंटे में मॉनिटर करेंगे इसको, और उसके बाद में एवरी 6 घंटे में चेक करेंगे, जब तक कि सब कुछ ठीक नहीं हो जाए। तो पहले दिन क्या करेंगे, पहले दिन हर 4 घंटे में, और अगले दिन से क्या हो जाएगा, अब एक बार में 6 घंटे में एक बार ऐसे करना, मतलब समझ रहे हो, है ना। 6 घंटे में एक बार कर लिया, तो अगले दिन कितने बार करेंगे, सिर्फ 4 बार करेंगे, 6 के 24 इसलिए, और पहले दिन 6 बार करेंगे। रेंज ऑफ नॉर्मल वाइटल साइन, भाई नॉर्मल वाइटल साइन की रेंज क्या क्या, मतलब जो अपने बताया ना, टेम्परेचर का है, पल्स रेट है ना, ब्लड ऑक्सीजन लेवल वो नहीं बताया इसने, पर पढ़ेंगे उसमें, रेस्पिरेशन रेट है, पल्स है, इन सब की रेंज क्या होती है नॉर्मल, उसकी बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले आता है अपना ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो होता है नॉर्मल 90 to 60 mmHg न्यूनतम है, और 120 से 80 mmHg है वो अधिकतम है। तो ये न्यूनतम वैल्यू होती है और वो अधिकतम वैल्यू होती है, देख लो आप, है ना। मिनिमम इतना हो सकता है। ये सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक है, ये सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक है, वो बात करूँगा मैं आगे। सिस्टोलिक डायस्टोलिक जो अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ना एनाटॉमी में, अगर याद हो तो ना। सिस्टोलिक वो होता है जो वेंट्रिकल पंप कर रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करेगा ना ब्लड आउटा के अंदर, तो वो सिस्टोलिक हो जाएगा। और जब वापस ब्लड आएगा उसके अंदर, हार्ट के अंदर, है ना, अनफिल्टर्ड ब्लड जो है वो ख़राब आता है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आता है, तो वो डायस्टोलिक प्रेशर, उसका प्रेशर कम होता है।
ब्रीथ रेट 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। 1 मिनट के अंदर नॉर्मल इंसान है वो 12 से 20 ब्रीथ यानी सांस लेता है 1 मिनट में, इतनी बार। पल्स कितनी होंगी? 60 से लेके 100 बीट पर मिनट। 1 मिनट के अंदर बंदा है वो 60 से न्यूनतम और 100 अधिकतम सांस ले सकता है, पल्स हो सकती हैं, नाड़ी जो चलती हैं। उसके बाद टेम्परेचर 97.8 डिग्री से 99.1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये इसका फ़ारेनहाइट में है, और 36.5 से 37.3 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो सेल्सियस में। ये इसका एवरेज बताया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी कि देखो इतना सा अधिकतम और न्यूनतम हो सकता है। अगर 1 डिग्री भी चेंज हुआ बॉडी का टेम्परेचर तो इंसान की थोड़ी समस्या हो सकती है। जो एंजाइम है ना बॉडी के अंदर वो काम करना बंद कर देंगे, फिर बॉडी टेम्परेचर हाई हो गया तो। अब उसके बाद में बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाइटल साइन। वाइटल साइन की क्या इंपॉर्टेंस है भाई, क्यों करते हैं वाइटल साइन अपन को मॉनिटर? फिजिकल फिटनेस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फिजिकल फिटनेस का मतलब किसी भी नॉर्मल इंसान की फिटनेस को अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं वाइटल साइन से। टाइप ऑफ डिजीज़ को डिटरमाइन किया जा सकता है, मतलब किस टाइप का डिजीज़ पेशेंट को है उस चीज़ को अपन डिटरमाइन कर सकते हैं वाइटल साइन से। डिग्री ऑफ इलनेस को इवेलुएट किया जाएगा, मतलब किस डिग्री का इलनेस पेशेंट को है, किस डिग्री का बीमारी जो है वो पेशेंट को है, उस चीज़ को भी अपन इससे इवेलुएट कर सकते हैं। मेडिकेशन की इफेक्टिवनेस को इवेलुएट किया जा सकता है, भाई अपने जो दवाई दी है वो कितना इफेक्टिव है, उस चीज़ को भी अपन किस चीज़ से क्या कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं। ओवरऑल पेशेंट का स्टेटस आइडेंटिफाई किया जा सकता है, मतलब पूरी बॉडी का स्टेटस अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, भाई पेशेंट की क्या कंडीशन है ओवरऑल, तो इस चीज़ को भी वाइटल साइन से अपन कर सकते हैं। तो वाइटल साइन के ये इंपॉर्टेंस थे अपन। फिजिकल फिटनेस होगी, टाइप ऑफ डिजीज़ कौन सा हो सकता है, डिग्री कितनी है, किस लेवल की बुखार आ रखी है, इस टाइप से मान सकते हैं। मेडिकेशन कितनी कामगार हुई हैं पेशेंट को, और ओवरऑल स्टेटस क्या है। अब सबसे पहले वाइटल साइन अपन बात करेंगे रेस्पिरेशन रेट की। रेस्पिरेशन रेट क्या होती है और कैसे उसको मेजर किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन रेट को मेजर करने की, सब बातें करेंगे। देखो नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट को रेस्पिरेशन रेट कहा जाएगा, मतलब 1 मिनट के अंदर बंदा जो है वो कितने नंबर ऑफ ब्रीथ कर रहा है उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट को यूजुअली पर्सन की रेस्ट कंडीशन में मेजर किया जाता है, मतलब बंदा है वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा हो, वो सोया हुआ नहीं हो, वो नॉर्मल कंडीशन में आराम से बैठा हो, रिलैक्स कंडीशन में और नॉर्मल सांस ले रहा है, उस टाइम पर उसकी रेस्पिरेशन रेट यानी सांस दर को है वो नापेंगे अपन। देखें पेशेंट ऑक्सीजन इनहेल करेगा, ऑक्सीजन है ना, एंड वो लंग में एंटर करेगी, देन वो वापस एक्सहेल करेगा तो CO2 बाहर आएगी। तो नॉर्मल ये रेस्पिरेशन में अपना चलता रहता है कि O2 लेता है अंदर और CO2 बाहर छोड़ता है, तो ये रेस्पिरेशन होता है, अपने को पता है ये रेस्पिरेशन होता है, इसी को तो रेस्पिरेशन बोलते हैं अपन। नॉर्मल रेस्पिरेशन में बॉडी ऑक्सीजन की इनहेल एंड CO2 के एक्सहेल को बैलेंस करती है, भाई नॉर्मल में तो ये करेगी, बैलेंस करके रखती है दोनों चीज़ को। मीन्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकन एंड अमाउंट ऑफ CO2 एक्सहेल है वो सेम रेट से होगा, मतलब जितनी ऑक्सीजन लेगा उतने ही अमाउंट में CO2 बाहर निकालेगा, सिंपल सी बात है। अडल्ट के लिए नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होगी जब वो रेस्टिंग फेज में होगा, मतलब अगर वो रेस्टिंग कंडीशन में है ना, कुछ भी नहीं कर रहा, एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहा, वॉकिंग कर रहा नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन के अंदर इसकी जो रेस्पिरेशन रेट जो होगी वो होगी 12 से 20 ब्रीथ। 12 होगी नॉर्मल न्यूनतम, और अधिकतम 20 हो सकते हैं, बस ये नॉर्मल इंसान की कंडीशन को बता रहा है। अगर रेंज 12 से कम हो जाए और 20 से ज़्यादा हो जाए तो वो अब नॉर्मल कंडीशन चली जाएगी, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई डिसऑर्डर आ चुका है, रेस्पिरेशन डिसऑर्डर आ गया है उस पेशेंट के अंदर। तो इतनी रेंज होती है, अगर ऊपर नीचे हुई तो फिर गड़बड़ है। ब्रेन रिसेप्टर सेंस करेंगे लो ऑक्सीजन लेवल और रेज्ड CO2 लेवल को इन बॉडी वे रेस्पिरेशन रेट को चेंज कर देंगे। अगर ब्रेन रिसेप्टर, काम किसका होता है, सारा का सारा ब्रेन का होता है, ब्रेन ही तो एक चीज़ को वो करेगा कि भाई कम हो रहा है CO2 लेवल है ना, CO2 लेवल ज़्यादा हो रहा है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है ना, ऑक्सीजन CO2 का लेवल बढ़ गया, देखो रेज्ड CO2 लेवल बॉडी के अंदर, तो उस चीज़ को फिर कौन हैंडल करेगा, फिर ब्रेन रिसेप्टर उसको हैंडल करेंगे, ठीक है। तो ये चेंज कर देंगे रेस्पिरेशन रेट को, मतलब अगर CO2 ज़्यादा आ रही है तो फिर रेस्पिरेशन बढ़ाना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना पड़ेगा बॉडी के अंदर। तो अब हम बात करते हैं, देखो ये जो है अपना मेज़रमेंट कैसे करेंगे, रेस्पिरेशन रेट का मेज़र कैसे करेंगे। ओके एक सेकेंड इसको हटा देता हूँ। ओके मेजरमेंट ऑफ रेस्पिरेशन रेट, रेस्पिरेशन रेट को कैसे मेज़र करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। पर्सन की रेस्पिरेटरी रेट जो है वो नॉर्मल रेस्ट कंडीशन में मेज़र करी जानी चाहिए, भाई पेशेंट या फिर कोई इंसान व्यक्ति, पेशेंट नहीं बोलेंगे, पर्सन नहीं बोलेंगे,
तो वो अगर नॉर्मल कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है, सांस ले रहा, आराम से रिलैक्स है, उस कंडीशन के अंदर अपने को ये मेज़र करनी है। एक्सरसाइज या स्लीप की ड्यूरिंग ये वेरी कर सकती है, वेरी का मतलब बदल सकती है। तो एक्सरसाइज और स्लीप के दौरान ये काम नहीं करना अपने को, ये चेंज हो सकती है, नॉर्मल से एबनॉर्मल हो सकती है। मेजरमेंट के लिए चेस्ट राइज एंड फॉल को काउंट करना है। चेस्ट राइज मतलब छाती जब उठेगी ना सांस लेते टाइम, तो उसको देखना है, और फॉल मतलब वापस रिलैक्स होगी, उस चीज़ को अपने को काउंट करना है कि भाई कितनी बार छाती ऊपर नीचे हो रही, बस सिंपल है। ड्यूरिंग इनहेल चेस्ट राइज होगी, मतलब सांस अंदर लेंगे तो चेस्ट फूलेगी तो ऊपर उठेगी, एंड ड्यूरिंग एक्सेल चेस्ट फॉल होगी, और एक्सेल मतलब सांस बाहर निकालेंगे तो नीचे गिरेगी, तो एक्सेल के दौरान वो फॉल होगी। नंबर ऑफ ब्रीथ को काउंट करना है, तो इस ऊपर नीचे को काउंट करना बस अपने को कि ये कितनी बार हुआ, ऊपर उठी नीचे गिरी 1 बार, ऊपर उठी नीचे गिरी 2 बार, बस ऐसे काउंट करना है। अडल्ट के लिए रेस्पिरेशन रेट 12 से 20 ब्रीथ मैंने आपको बताया था पर मिनट है। अगर किसी पर्सन के ऊपर नीचे हो रखा तो फिर वो डिजीज़ के अंदर आ जाएगा, एबनॉर्मल आ जाएगा। ब्रीदिंग रेट को वेरियस फैक्टर अफेक्ट करेंगे, जिसमें एंजाइटी, रेस्पिरेशन डिजीज़, इंजरी, फीवर, इमोशन, एक्सरसाइज एंड अदर मेडिकल कंडीशन इंक्लूड होंगे। भाई ब्रीदिंग रेट को कौन कौन से फैक्टर हैं वो वेरी कर सकते हैं, वेरी का मतलब चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट कौन कौन करेगा, प्रभावित कौन करता है रेस्पिरेशन रेट को, तो वो एंजाइटी, किसी पर्सन को एंजाइटी हो रखी, दिमाग में स्ट्रेस ले रखा उसने, उस कंडीशन में भी बढ़ सकती है। रेस्पिरेटरी डिजीज़ अगर हो रखा है ना, कोई सांस की कोई प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। इसके अलावा इंजरी हो रखी है किसी को तो भी चेंज हो सकता है, किसी को बुखार आ रखा तो भी चेंज हो सकता है, या कोई ज़्यादा इमोशनल हो गया प्यार व्यार में तो फिर उस कंडीशन में भी रेस्पिरेशन रेट है वो बढ़ सकती है। एक्सरसाइज करेंगे तो सांस बढ़ती है, जैसे अपन रनिंग वगैरह करते हैं तो देखो चेंज हो जाती है पूरी, तो इन कंडीशन के अंदर है वो अफेक्ट हो जाती है ना, मेडिकल कंडीशन को ये इफेक्ट करती है इस टाइप से। अगर रेस्पिरेटरी रेट एबनॉर्मल है देन वो हेल्थ प्रॉब्लम को इंडिकेट करेगा। अगर नॉर्मल कंडीशन में भी ऊपर नीचे हो रही है पेशेंट की, देन इसका मतलब वो गड़बड़ हो चुकी है, फिर वो ठीक नहीं है। रीज़न ऑफ हाई रेस्पिरेशन रेट, भाई रीज़न क्या 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 कारण हो सकते हैं इसके बढ़ने के, तो चलो बात करते हैं। सबसे पहला था COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, है ना। ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, अगर किसी को ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है पल्मोनरी एरिया में, है ना, वो हो सकता है अस्थमा हो सकता है, उसमें भी यही होता है, बलगम वगैरह अंदर रह जाता है, फिर किसी ने कुछ फॉरेन ऑब्जेक्ट ले लिया तो उस कंडीशन में ये COPD जो होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हो सकता है, तो उस वजह से भी बढ़ सकती है रेस्पिरेशन रेट। चोकिंग मतलब किसी चीज़ ने ब्लॉक कर लिया है सांस नली को, किसी ने, फेफड़ों वाली ने किसी को ब्लॉक कर लिया तो उस कंडीशन में भी ये हो सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, है ना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्लोटिंग वगैरह होगी ना, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है पल्मोनरी के अंदर। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, है ना, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है, उस कंडीशन के अंदर भी हो सकता है, जिसमें जो क्रिस्टल हैं, एसिड के क्रिस्टल हैं वो जमा हो जाते हैं ना, तो उस कंडीशन के अंदर भी ये हो सकती है। डिहाइड्रेशन किसी पेशेंट के साथ में है, पानी की कमी हो रही है तो भी हो सकता है। एंजाइटी हो रखी है तो भी हो सकता है। फीवर कंडीशन भी हो सकता है, और हार्ट डिजीज़ के अंदर भी ये रेस्पिरेशन रेट है वो बढ़ सकती हैं। अब अपन एक की बात करते हैं। देखो COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ की बात करें, इसमें कॉमन लंग डिजीज़ होंगे, यानी फेफड़ों से रिलेटेड कोई बीमारी है उनको इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें एम्फाइसीमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है ना, ब्रोंकाई का इन्फ्लामेशन हो जाना, ब्रोंकाई अंदर होते हैं ना, ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाई, तो जो ब्रोंकाई होती हैं उनका अगर सूजन आ रखी है, अस्थमा के टाइम ऐसा होता है, बार बार खांसने से उनमें सूजन आ जाती है, तो उस कंडीशन में ये COPD उसी में आता है। COPD ना, ये ब्रोंकाइटिस उसमें आता है, ये रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देंगे, इंक्रीज़ करेंगे, तो COPD लिख देना है। उसके बाद में चोकिंग, अब चोकिंग क्या होती है, कोई ऑब्जेक्ट पार्सली या फिर कम्प्लीटली ब्लॉक कर दे एयरवेज को, तो ये है जो है वो रेस्पिरेशन रेट फास्ट कर देगी। तो जैसे कोई भी पार्सली कोई ऑब्जेक्ट आए, वो उसने पार्सली या फिर पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया अपने एयरवे को, सांस नली को, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, रेस्पिरेशन रेट जो है वो बढ़ सकता है, चोकिंग होगी। अब पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होगा, लंग में ब्लड क्लॉट की प्रेजेंस जो रैपिड ब्रीथ करवाएगी, है ना। फास्ट ब्रीदिंग कौन करवाएगा, ब्लड क्लॉटिंग अगर आ गई है ना, कहीं से ब्लीडिंग होगी, ब्लड क्लॉट वगैरह जमा होगा, तो उस कंडीशन में भी ये हो सकता है। डिहाइड्रेशन, यह ऑल्सो ब्रीथ रेट को इंक्रीज़ करवाएगी। अगर पेशेंट में डिहाइड्रेशन की कंडीशन है तो भी ब्रीथ रेट बढ़ जाएगी। एंजाइटी अगर किसी को होगी तो पीपल जो एनॉक्शियस हैं या फिर एफ्रेट हैं, डरे हुए हैं, वो क्या करेंगे, फास्ट रेस्पिरेशन रेट करेंगे। किसी ने ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया ना, किसी को देख के वो मेरे को मार देगा ना, ऐसे न वैसे, तो उस कंडीशन में ये हो जाता है, ये कंडीशन हो जाती है। उसके बाद में अपन चलते हैं नीचे, और फीवर,
अब देखो बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस कंडीशन में रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ेगी, क्योंकि बुखार आता है तो टेम्परेचर अपना बढ़ जाता है बॉडी का, तो उस कंडीशन में भी ये चीज़ होने वाली है। उसके बाद में था हार्ट डिजीज़। अगर हार्ट अनेबल हो ब्लड को पंप करने में टू होल बॉडी, तो ये भी रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देगा। अगर हार्ट है अपना, वो ब्लड को सर्कुलेट करने पाने में दिक्कत कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा फिर, उस कंडीशन में भी अपना जो है ये होने वाला है, फिर रेस्पिरेशन रेट है वो बढ़ने वाला है। रीजन फॉर लो रेस्पिरेशन रेट। अब अपन ने हाई तो देख लिया तो कि बढ़ क्यों रही है, अब देखेंगे कम क्यों हो रही है भाई, है ना, क्या कंडीशन है कि कम कर दी रेस्पिरेशन रेट, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले किसी इंसान ने ड्रग ले रखे हैं, जब जैसे देखा होगा ड्रग लेने वाले आराम से पड़े रहते हैं, सुस्त हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन रेट है वो बिल्कुल धीरे हो जाती है, और धीरे की कंडीशन में ऑक्सीजन कम मिल पाती है चीज़ों को, तो रेस्पिरेशन रेट है वो बिल्कुल डाउन हो जाती है, वो सो सा जाता है इंसान एक टाइप से, उसको थकान सी हो जाती है। हेड की इंजरी, हेड में चोट लगी सिर में, तो हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, किसी की भाई हार्मोन का इम्बैलेंस हो रखा है तो उस कंडीशन भी हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, सोडियम पोटेशियम वगैरह की अगर कमी चल रही, मैग्नीशियम आयन की, तो फिर कंडीशन आ सकती है। इन्फ्लामेटरी डिजीज़, किसी के इन्फ्लामेशन हो रखा है शरीर में, है ना, सूजन आ रखी कहीं, इस कंडीशन में भी ये काम हो सकता है। सूजन, नॉर्मल सूजन की बात नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा सूजन आ जाए उसकी बात चल रही है यहाँ पर। तो सबसे पहले एक एक करके देखें। ड्रग क्या करते हैं भाई, जैसे सेडेटिव है ना, मैं बताया ना, ड्रग वगैरह जो गांजा वगैरह फूक के सोते हैं वो सेडेटिव, एनेस्थीसिया, मसल रिलैक्सेंट मतलब मसल को रिलैक्स करने वाले, नारकोटिक्स रेस्पिरेटरी रेट को डिक्रीज़ कर देंगे, मतलब घटा देंगे। तो सेडेटिव मेडिसिन जो अपन यूज़, कई बार किसी पेशेंट की एंजाइटी हो जाए तो अपन जो प्रोसीजर पढ़ते हैं ना, बोलते हैं कि सेडेटिव मेडिकेशन देंगे, सेडेटिव मेडिकेशन ड्रग देंगे, तो वो जो सेडेटिव होता है वो एंजाइटी को ख़त्म करता है। तो किसी को तनाव वगैरह, स्ट्रेस वगैरह, तो उसको दी जाती है, फिर वो ले लेता है, ड्रग लेता हूँ। एनेस्थीसिया, भाई कोई सर्जरी कर रहे हैं, एनेस्थीसिया दे रहे हैं, तो एनेस्थीसिया भी क्या करता है, सुला देता है इंसान को, रिलैक्स कर देता है पूरा। मसल रिलैक्सेंट, जो मसल को रिलैक्स कर देते हैं, उनकी बात कर रहा है। नारकोटिक्स, वही आ गया ड्रग वगैरह, तो ये सारे क्या करेंगे, ये कम कर देंगे। हेड की इंजरी, सिर में चोट लगी तो रेस्पिरेशन कम हो जाएगी। हार्मोनल बैलेंस भी ये कबाड़ा कर देगा। फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आते हैं, सल्फेट भी आता है, और इम्बैलेंस ही कर देगा, लो रेस्पिरेशन रेट कोज कर देगा। तो ये चीज़ें होगी। इन्फ्लामेटरी कंडीशन आ गई, तो इन्फ्लामेटरी कंडीशन भी क्या करेगी, फिर सम इन्फ्लामेटरी डिजीज़, जैसे रोमेटिक फीवर, रोमेटिक डिजीज़, बुखार आ रखा किसी को, है ना, तो उस वजह से भी हो सकता है फिर ये लो ब्रीदिंग। साइन और सिम्टम क्या है लो रेस्पिरेशन रेट के, भाई क्या साइन और सिम्टम होंगे इसके, विशल साउंड वाइल ब्रीदिंग। भाई अपने को देखना है कि लो रेस्पिरेशन रेट चल रहा है किसी इंसान के, तो क्या क्या सिम्टम है। तो भाई किसी पेशेंट को अगर विशल यानी कि सीटी की आवाज़ निकल रही है किसी के फेफड़ों से सांस लेते टाइम, तो वो धीरे धीरे सांस ले रहा है, इसका मतलब है ना। स्लो करेगा तभी सीटी बजेगी, फास्ट करेंगे सीटी नहीं बजेगी, हवा निकल जाएगी यूँ। हेडेक, सिर दर्द है, उस कंडीशन, वो भी कंडीशन हो सकती है। हार्ट रेट स्लो। हाइपोक्सेमिया, आर्टीरियल ब्लड में O2 का डिफिशियंसी हो जाना, तो उस कंडीशन में भी। तो किसी को सर दर्द है, हेडेक हो रहा, तो भी हो सकता है हाइपोक्सिया में। देखो आर्टीरियल ब्लड में, यानी आर्टीरियल ब्लड यानी जो शुद्ध ब्लड है उसमें O2 की डिफिशियंसी हो जाना, आर्टरी वाले ब्लड में डिफिशियंसी हो जाना, उस कंडीशन के अंदर भी ये धीरे हो जाएगा हार्ट रेट। हाइपोक्सिया क्या होता है, टिश्यू के अंदर लो ऑक्सीजन हो जाना, हाइपोक्सीमिया और हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया जो होता है वो टिश्यू में कर देता है और वो आर्टीरियल ब्लड में करता है। हाइपोक्सीमिया की वजह से हाइपोक्सिया कोज होगा, बिकॉज टिश्यू जो है वो ब्लड में इनफ ऑक्सीजन नहीं ले पाते भाई, ये देखो। तो हाइपोक्सिया में क्या होता है, हाइपोक्सिया में की वजह से हाइपोक्सिया होता है, मतलब अगर आर्टरी के अंदर ही ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो रखी है तो फिर वो टिश्यू के लेवल में भी, ब्लड में भी वो इनफ ऑक्सीजन नहीं ले जा पाएगा। ब्लू स्किन, आर्टीरियल ऑक्सीजन लेवल सेचुरेशन लेवल बिलो 75 to 85% हो जाए, देन वो ब्लू स्किन कोज करेगा। तो ब्लू स्किन किस वजह से हो जाए, अगर अपना O2 लेवल कम हो गया, देन फिर ब्लू स्किन वो कोज करेगा। आर्टीरियल ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग पैटर्न, अब ब्रीदिंग के क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं। तो ब्रीदिंग पैटर्न में सबसे पहला आता है हाइपर वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन करना, जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, उसको बोलते हैं, है ना। बाहर भी जल्दी निकाल रहा, जल्दी ले रहा है अंदर, ऑक्सीजन भी जल्दी अंदर जा रही है, तो उसको बोलते हैं हाइपर वेंटिलेशन। फिर आता है ब्रेडीपीनिया। ब्रेडीपीनिया का मतलब कम ऑक्सीजन आ रही, स्लो कर रहा है हार्ट रेट। एपनिया हो ही नहीं रहा, ख़त्म ही हो गया रेस्पिरेशन। उसको एक बाद में होता है ट्रैकीपीनिया। ट्रैकीपीनिया में हाईएस्ट हो जाता है, बहुत हाई होता है, तेज़ तेज़ करना शुरू कर देता है, तो वो कंडीशन होती है ट्रैकीपीनिया। तो सबसे पहले हाइपर वेंटिलेशन देख लेते हैं। ये रैपिड एंड डीप ब्रीदिंग है। रैपिड मतलब जल्दी जल्दी, और डीप मतलब गहरी गहरी सांसें ले रहा बंदा, उसको बोलते हैं हाइपर वेंटिलेशन। जिससे क्या होगा, CO2 के लेवल को ब्लड में डिक्रीज किया जाएगा। भाई CO2 कम हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है, ऑक्सीजन ले रहा अंदर तो O2 का लेवल तो बढ़ेगा, CO2 का लेवल कम हो जाएगा।
मोस्टली इसका कॉमन कोज कारण क्या बताया है, फियर या एंजाइटी, भाई किसी को डर लग रहा है फिर या स्ट्रेस हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये अपना हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगा उस कंडीशन में। CO2 ऑक्सीडिक नेचर की होती है, सॉरी एसिडिक नेचर की होती है, यानी क्षारी होती है। CO2 जो होती है वो एसिडिक अम्लीय प्रकृति की होती है। अगर O2 का लेवल, सारी मैंने गलती से बोल दिया, अगर O2 का लेवल लो होगा तो ब्लड pH लो हो जाएगी। O2 का लेवल लो का मतलब समझ रहे हो, मतलब CO2 का लेवल बढ़ जाना, सिंपल सी बात है, एक का कम होगा तो दूसरे का बढ़ेगा ना। तो pH कम हो गया, pH कम हो गया मतलब एसिडिक हो गया, उसमें अम्ल आ गया एक टाइप से। एंड अगर CO2 का लेवल लो होगा देन मोर एल्कलाइन हो जाएगी। CO2 का लेवल लो हो जाएगा मतलब एसिडिक कम हो गया, और एसिडिक कम हो गया तो ऑब्वियसली बात है एल्कलाइन बढ़ेगा। तो ये दोनों विपरीत कंडीशन होगी। ये आगे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस एसिड बेस बैलेंस को डिस्टर्ब कर देगा, तो ये पूरा का पूरा ही बैलेंस बिगाड़ देगा अब यहाँ पे। O2 का लो लेवल रैपिड एंड डीप ब्रीथ करवाएगा। ऑक्सीजन का लेवल अगर लो हो गया तो उससे क्या होगा, रैपिड और डीप ब्रीदिंग होगी, फास्ट ब्रीदिंग होना स्टार्ट हो जाएगा O2 का लेवल लो होने पे। ब्रेडीपीनिया, ब्रेडीपीनिया क्या होता है भाई, मैंने बताया था अबनॉर्मल स्लो ब्रीथ रेट, मतलब धीरे धीरे सांस ले रहा है, उसको बोलते हैं ब्रेडीपीनिया। अगर पर्सन की ब्रीथ रेट 12 ब्रीथ पर मिनट से ही कम होगी, लो होगी, देन फिर वो ब्रेडीपीनिया में आएगा। और कितने, मोर देन 2 मिनट तक, 2 मिनट से ज़्यादा अगर टाइम बीत चुका है और वो धीरे धीरे ही कर रहा है। अब 2 मिनट तो कोई बंदा चलो जानबूझ ही कर सकता है कि मैं धीरे धीरे करूँगा, अपनी सांस को रोकूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। 2 मिनट से अगर ज़्यादा कोशिश कर रहा है फिर थोड़ी कंडीशन है वो ब्रेडीपीनिया वाली आ जाएगी। फिर ब्रेडीपीनिया के सिम्टम्स फेंटनेस, वीकनेस, डिजीनेस और कन्फ्यूजन होगी। फेंटनेस का मतलब एकदम आलस आ जाएगा, है ना, पूरा वीकनेस टाइप, वीकनेस ही बोल रहा है देखो। और डिजीनेस, डिजीनेस भी वही होता है, फटीग, वो फटीग भी थकान होती है, कन्फ्यूजन होना। तो इस कंडीशन के अंदर भी अपने ये सिचुएशन होने वाली फिर इंसान के साथ में, मतलब पूरा एकदम आलस टाइप आ जाएगा। फिर आता है एपनिया। क्या होता है एपनिया, एपनिया का मतलब है रेस्पिरेशन का टर्मिनेशन, टर्मिनेशन मतलब बंदी होगी भाई, रेस्पिरेशन चल ही नहीं रही किसी इंसान की। तो एपनिया क्या हो सकता है, टेम्परेरी हो सकता है, प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है। टेम्परेरी मतलब थोड़े टाइम के लिए चल गई कोई बात नहीं, और लंबे टाइम तक भी चला जाए तो ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। टेम्परेरी एपनिया कब होगा, जब एयरवे को समथिंग ऑब्स्ट्रक्ट कर ले, भाई एयरवे जो थी अपनी उसको किसी चीज़ ने रोक लिया है, उस कंडीशन में हो सकता है। इसको स्लीप एपनिया भी कहा जाता है। स्लीप एपनिया का मतलब जो सोते टाइम हो जाए, मतलब कई बार सोते सोते भी किसी की सांस रुक जाती है, तो उस कंडीशन में टेम्परेरी होता है वो स्लीप एपनिया बोलते हैं इसको। थोड़े टाइम में बाद में वापस रिकवर हो जाएगा। अगर ब्रीदिंग रुक जाए तो ब्लड के अंदर CO2 लेवल बढ़ जाएगा, भाई सिंपल सी बात है, CO2 बढ़ जाएगा ब्लड में, और O2 लेवल है वो कम हो जाएगा। तो ब्रेन क्या करेगा, बॉडी को ब्रीदिंग के लिए जगा देगा, वो कब कर देगा। बट स्लीप के ड्यूरिंग ये काम थोड़ा इंटरप्शन नहीं हो जाएगा, मतलब स्लीप के अंदर किसी की सांस रुक गई और उसको ब्रेन जगा रहा जल्दी से, तो झटका नहीं लग जाएगा, एकदम से खड़ा नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं इंटरप्शन होना, है ना, इंटरप्ट हो गया वो। हाई BP हो जाएगी, डायबिटीज़ हो सकती है, हार्ट डिजीज़ का रिस्क हो सकता है। तो ये कंडीशन हो सकती है अगर किसी को टेम्परेरी एपनिया हो रहा है तो, है ना। उस पेशेंट के अंदर BP की कंडीशन हो सकती है, उसकी BP बढ़ सकती है, उसके अंदर डायबिटीज़ हो सकता है, उसको हार्ट के डिजीज़ हो सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचना है अपने को। प्रोलॉन्ग्ड एपनिया लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, अगर लंबे टाइम तक चला गया तो वो जानलेवा हो सकती है वो चीज़। जब पर्सन ब्रीद करना स्टॉप कर दे, रुक जाए, एंड उसका हार्ट एक्टिव हो, मतलब पर्सन ने तो रोक दिया ब्रीद करना, सांस लेनी बंद कर दी, लेकिन उसका हार्ट एक्टिव है, देन यह कंडीशन रेस्पिरेटरी अरेस्ट कहलाएगी। जैसे हार्ट अटैक आता ना, और एक होता है कार्डियक अरेस्ट, है ना, तो इस वाली कंडीशन हो जाएगी। अब बार रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगी, यहाँ पे सांस में लंग के डैमेज हो सकते हैं इस कंडीशन के अंदर, तो ऐसी कंडीशन है ये। अगर पर्सन ब्रीद करना स्टॉप कर दे, ब्रीद करना स्टॉप कर दिया उसने और उसका हार्ट भी एक्टिव नहीं, हार्ट ने भी बंद कर दिया, तो ये आ जाएगा कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट। कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब रेस्पिरेशन रेट, दोनों चीज़ें साथ मिला के तो इसको बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट। तो ये कंडीशन भी डेंजर हो सकती है फिर पेशेंट के लिए, और कब होती है, एपनिया के अंदर होती है। उसके बाद में आता है ट्रैकीपीनिया। ट्रैकीपीनिया क्या होता है, फास्ट एंड रैपिड ब्रीदिंग को ट्रैकीपीनिया कहा जाएगा, मतलब तेज़ी से कर रहा है ना, जल्दी जल्दी कर रहा है, उसको बोलते हैं। अडल्ट में नॉर्मली रेस्पिरेशन रेट 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट है। ट्रैकीपीनिया में रेस्पिरेशन रेट है वो 20 ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा हो जाएंगे। तो ट्रैकीपीनिया कंडीशन के अंदर 20 ब्रीथ से ज़्यादा चली जाती है। नॉर्मल तो अपना 12 से 20 है, लेकिन उसमें रेस्पिरेटरी रेट कंडीशन उसमें क्या हो जाएगी, 12 से 20 हो जाएगी। उसके बाद में आता है क्रोनिक डिजीज़, अस्थमा, लंग डिजीज़, एंजाइटी एंड ओबेसिटी कोज करेंगे। तो ये क्या क्या कर सकता है, अगर ज़्यादा हो गया तो क्या क्या हो सकता है। क्रोनिक डिजीज़ हो सकता है किसी को, अस्थमा हो सकता है, लंग डिजीज़ हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है, तो ये सारी कंडीशन हो सकती हैं।
ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ये टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, क्योंकि अभी क्लास है वो 25 मिनट की समथिंग हो चुकी है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। और बस इस क्लास में इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको समझ आई होगी। कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बाकी पूरे नोट्स हैं कंप्लीट। अगर आपको 10 नंबर में लिखना आता हो तो आप लिख सकते हैं। ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।